सभी सुनने वालों का स्वागत है आज के इस नए गहन विश्लेषण में। जी बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है पर्यावरण PT 365 सारांश नोट्स। हाँ, जो अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक के अपडेट्स को कवर करती है। सही कहा। अब जो भी सुनने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि काश इन नोट्स से कोई 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों की एक सूची मिल जाए। बिल्कुल। हमारा आज का जो मिशन है ना वो बिल्कुल यही है, लेकिन एक छोटे से बदलाव के साथ। हम उन 100 सवालों की कोई उबाऊ सूची नहीं पढ़ने वाले हैं जी। इसके बजाय हम इस सामग्री के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को निकालेंगे और एक तेज बातचीत के जरिए उनके पीछे की कहानी समझेंगे, ताकि जब परीक्षा में ये सवाल सामने आए तो रटा हुआ जवाब नहीं बल्कि पूरी कहानी याद आए। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सही है, और आज के समय में बहुत प्रासंगिक भी है। जब हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं तो पाते हैं कि जलवायु और पर्यावरण के नियम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, नीतियां और प्रजातियों की स्थितियां भी। बिल्कुल। परीक्षक अब सीधे ये नहीं पूछते कि कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है, वे ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई प्रजाति खतरे से बाहर आई है तो क्यों आई है, या अगर कोई नया कानून बना है तो उसका जमीनी असर क्या होगा। सही कहा। इन सटीक आंकड़ों की गहराई को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है जैव विविधता और वन्यजीव। ये हिस्सा तो जैसे ऑब्जेक्टिव सवालों की एक सोने की खदान है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 से। मैंने स्रोत में पढ़ा कि यह सम्मेलन इस बार अबू धाबी में हुआ था। जी, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसमें यूनाइट फॉर नेचर 2045 विजन को अपनाया गया, लेकिन एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था जीवाश्म ईंधन को, फॉसिल फ्यूल्स को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव। हाँ। क्या ये पर्यावरण सम्मेलनों के लिए कोई नई बात है? देखिए, ये सिर्फ नई बात नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है। दशकों से जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही थी, लेकिन IUCN जैसे मंच पर पहली बार ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है। अच्छा। परीक्षाओं के लिए ये एक ट्रैप या फंसाने वाला सवाल हो सकता है। परीक्षक पूछ सकता है कि यूनाइट फॉर नेचर 2045 विजन का मुख्य आकर्षण क्या था, और लोग शायद पेड़ों या जानवरों से जुड़ा कोई विकल्प चुन लेंगे। बिल्कुल, लेकिन सही जवाब होगा जीवाश्म ईंधन की समाप्ति। इसके साथ ही इस सम्मेलन में जंगली जानवरों को क्लाइमेट एलाइज यानी जलवायु के सहयोगी के रूप में भी मान्यता दी गई है। ये वाकई एक ऐसा तथ्य है जहां गलती होने की गुंजाइश बहुत है। अब बात करते हैं रेड लिस्ट अपडेट्स की स्थिति और खराबी हुई होगी। आमतौर पे ऐसा ही होता है, लेकिन नोट्स में ग्रीन सी टर्टल का जिक्र है और ये कहानी कुछ अलग ही लग रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो बारीक चीजें हैं जो परीक्षा में सीधे सवाल बन के आती हैं। ग्रीन सी टर्टल के मामले में वैश्विक स्तर पर सुधार देखा गया है। मतलब संरक्षण के प्रयास सफल रहे हैं। जी, इसका दर्जा इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त से सुधार कर लीस्ट कंसर्न्ड यानी कम चिंताजनक कर दिया गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और जब परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि किस समुद्री जीव की स्थिति में हाल ही में सुधार हुआ है, तो जो लोग अपडेटेड नहीं है वे इसे गलत मान लेंगे। इसी से जुड़ा भारत का भी एक बड़ा अपडेट है। भारत ने अपना नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप 2025 से 2030 तैयार किया है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हाँ, इसके तहत अगले 5 वर्षों में 11,000 प्रजातियों का आकलन करने का लक्ष्य रखा गया है। 11,000 बहुत बड़ा नंबर है। जी, 11,000 प्रजातियों का आकलन करना कोई छोटा काम नहीं है। इसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा IUCN इंडिया के साथ मिलकर किया जाएगा। तो ये आंकड़ा एक सीधा ऑब्जेक्टिव सवाल है कि लक्ष्य कितनी प्रजातियों का है। उत्तर है 11,000। बिल्कुल। अब उन जानवरों की बात करते हैं जो हमेशा भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, चीते और बाघ। प्रोजेक्ट चीता को लेकर ताजा जानकारी ये है कि भारत और बोत्सवाना के बीच एक नया समझौता हुआ है, जिसके तहत 8 और चीते लाए जा रहे हैं। सही कहा। और दिसंबर 2025 तक कूनो नेशनल पार्क में 30 चीते हो चुके हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश का गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य चीतों का दूसरा घर बन रहा है। आखिर गांधी सागर को ही क्यों चुना गया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। गांधी सागर अभयारण्य का भूगोल चीतों के लिए बहुत अनुकूल है। कैसे? यह चंबल नदी और गांधी सागर बांध के बैकवाटर के पास स्थित है। इसका जंगल काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन की श्रेणी में आता है। मतलब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। जी, चीतों को घने जंगल नहीं चाहिए होते।
उन्हें दौड़ने और शिकार करने के लिए खुले घास के मैदान और कम घने जंगल चाहिए जो गांधी सागर में मौजूद हैं। समझ गई। इसलिए ये उनके लिए एक आदर्श दूसरा घर है। बिल्कुल। और बाघों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही सख्त आदेश आया है। टाइगर रिजर्व्स के कोर या मुख्य इलाकों में अब सफारी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यटन की अनुमति अब केवल बफर जोन में ही होगी। ऐसा क्यों किया गया? क्या पर्यटन से बाघों को इतना नुकसान हो रहा था? इसका मुख्य कारण मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना और बाघों के प्राकृतिक आवास को शांत रखना है। कोर इलाका तो वो होता है ना जहां बाघ बिना दखल के प्रजनन करते हैं। हाँ, जब वहां जीपें और पर्यटक लगातार जाते हैं तो उनका व्यवहार प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश स्पष्ट करता है कि पर्यटन जरूरी है, लेकिन वो जंगल के बाहरी हिस्से तक ही सीमित रहना चाहिए। रात के समय सफारी पर भी इसी वजह से रोक लगाई गई है। जी, परीक्षाओं में ये एक कथन और कारण वाला सवाल बन सकता है। ये एक बहुत ही तार्किक कदम लगता है। अब इन बड़ी बिल्लियों से आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम स्रोत में छोटी बिल्लियां यानी स्मॉल कैट्स के बारे में पढ़ते हैं। भारत में 10 प्रकार की छोटी बिल्लियां पाई जाती हैं, जिनमें रस्टी स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है। लेकिन इन नोट्स में बड़ी और छोटी बिल्लियों के बीच शारीरिक बनावट के फर्क को लेकर एक कमाल का वैज्ञानिक तथ्य है। बिल्कुल, और ये जीव विज्ञान का एक बहुत ही सटीक तथ्य है। हम सब जानते हैं कि शेर और बाघ दहाड़ते हैं, लेकिन छोटी बिल्लियां दहाड़ क्यों नहीं सकती? इसका रहस्य उनके गले में मौजूद एक हड्डी में छिपा है, जिसे हायोइड हड्डी कहते हैं। हायोइड हड्डी? जी, बड़ी बिल्लियों की ये हड्डी लचीली होती है, जो उन्हें दहाड़ने की क्षमता देती है। इसके विपरीत छोटी बिल्लियों की ये हड्डी बहुत सख्त होती है। अच्छा, तो इसी वजह से वे दहाड़ नहीं सकती, बल्कि वे लगातार पुर की आवाज निकालती हैं। बिल्कुल। चीता एक ऐसा अपवाद है जो बड़ी बिल्ली होने के बावजूद दहाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी हड्डी भी अलग तरह से विकसित हुई है। ये हायोइड हड्डी वाला तथ्य तो परीक्षाओं के लिए एक बेहतरीन साइंस ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब हाथियों और मगरमच्छों की तरफ चलते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहली बार डीएनए आधारित हाथियों का अनुमान लगाया है। और ये आंकड़ा हम सभी के लिए गर्व की बात है कि वैश्विक स्तर पर मौजूद जंगली एशियाई हाथियों की कुल आबादी का 60% हिस्सा अकेले भारत में है। ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। 60% का मतलब है कि एशियाई हाथियों का भविष्य पूरी तरह से भारत की नीतियों पर निर्भर है। ये आबादी 22,000 से अधिक है ना? हाँ, और इसमें भी कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। डीएनए आधारित ये गणना इसलिए अहम है क्योंकि पुराने तरीकों में गलतियों की गुंजाइश बहुत होती थी। गोबर गिनने वाली तरीके में? जी, डीएनए से हमें हर हाथी की सटीक और अलग पहचान मिलती है। और अगर हम मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करें तो उसने अब अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इसमें उड़ीसा ने जो मुकाम हासिल किया है वो हैरान करने वाला है। मगरमच्छ संरक्षण के मामले में उड़ीसा देश का सिरमौर बन गया है। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छ की तीनों मूल प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। बिल्कुल, खारे पानी का मगरमच्छ भितरकनिका में है और मीठे पानी का मगर राम तीर्थ में। और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल सटकोसिया में संरक्षित है। यह एक सीधा मैच द फॉलोइंग सवाल बन सकता है कि कौन सा मगरमच्छ किस जगह पाया जाता है। बिल्कुल, तो जैव विविधता के इस खजाने से हमने कई संभावित सवाल समझ लिए। अब हमारे गहन एनालिसिस के दूसरे भाग पर चलते हैं, जंगल नियम और कानूनी परिभाषाएं। हाल ही में वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया गया है। ये थोड़ा तकनीकी हिस्सा है। इसमें प्रतिपूरक वनीकरण का जिक्र है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। ठीक है। अगर आप एक तरफ से पैसे निकालते हैं तो अकाउंट को बैलेंस रखने के लिए आपको दूसरी तरफ से पैसे डालने होंगे। प्रतिपूरक वनीकरण भी यही है। मतलब अगर किसी हाईवे या खदान के लिए सरकार जंगल की जमीन देती है और पेड़ काटे जाते हैं तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाता है। उस बैलेंस को ठीक करने के लिए नियम ये कहता है कि आपको किसी दूसरी बंजर भूमि पर उतने ही या उससे ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। यही प्रतिपूरक वनीकरण है। ये उदाहरण बहुत ही स्पष्ट था। नोट्स में ये भी बताया गया है कि अब लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए नियम बदल गए हैं। सही कहा। लीनियर प्रोजेक्ट्स मतलब वो निर्माण जो एक सीधी रेखा में चलते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक या बिजली की लाइनें। फेम के लिए अनुमति लेना बहुत लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन 2025 के नए नियमों के तहत अब राज्य सरकारें खुद ही इन प्रोजेक्ट्स के लिए शुरुआती अनुमति दे सकती हैं। ये एक सीधा सवाल है कि अब लीनियर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी का अधिकार शुरुआती तौर पर किसे दिया गया है
उत्तर होगा राज्य सरकारों को। बिल्कुल। लेकिन इन सबके बीच एक और बुनियादी सवाल उठता है कि कानून की नज़र में जंगल असल में है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे लेकर एक कड़ा निर्देश जारी किया है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। सरकार ने वन कानूनों में संशोधन करके जंगल की परिभाषा को थोड़ा सीमित करने की कोशिश की थी। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक नए सिरे से जंगलों की पहचान का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक 1996 के ऐतिहासिक टी.एन. गोदावरमन मामले की डिक्शनरी परिभाषा ही लागू रहेगी। इसका मतलब है कि कोई भी क्षेत्र जो डिक्शनरी के अर्थों में जंगल जैसा दिखता है, उसे कानूनी तौर पर जंगल ही माना जाएगा। भले ही वो सरकारी कागजों में जंगल दर्ज न हो, उसे काटा नहीं जा सकेगा। तो ये टी.एन. गोदावरमन मामला तो पर्यावरण कानूनों का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ हो गया। अब जरा ISFR 2023 के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो हर परीक्षा में टकराते हैं। भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण अब 25.17% हो गया है। प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप 91.3% के साथ सबसे आगे है। फिर मिजोरम आता है, और अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल हैं। लेकिन मैंग्रोव के आंकड़े कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। भारत का कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। यहाँ एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गुजरात में मैंग्रोव कवर में कमी आई है, जबकि दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि देखी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तटीय राज्य में मैंग्रोव घट रहे हैं और दूसरे में बढ़ रहे हैं? गुजरात में औद्योगिक विकास और बंदरगाहों के निर्माण के कारण मैंग्रोव को नुकसान पहुंचा है। और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने संरक्षण के अभियान चलाए होंगे। जी, उन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाए, जिसका नतीजा हमें इन आंकड़ों में दिख रहा है। ये विश्लेषण बहुत काम का है। अब हम अपने तीसरे और अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। महासागर, आर्द्रभूमि और कुछ बिल्कुल नई वैज्ञानिक अवधारणाएं। सबसे पहले बात करते हैं UN हाई सीज ट्रीटी की, जिसे BBNJ भी कहा जाता है। यह संधि समुद्री जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसे बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। 60 देशों की मंजूरी मिलने के बाद अब ये लागू होने जा रही है। इसका काम उस समुद्र को बचाना है जो किसी का नहीं है लेकिन सबका है। क्या मतलब? समुद्र तो सब एक ही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर तटीय देश का अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो तट से 200 नॉटिकल मील तक होता है। जी। इस सीमा के अंदर उस देश का अधिकार होता है। लेकिन इसके आगे का जो विशाल समुद्र है उसे हाई सीज कहते हैं, जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बिल्कुल। ये एक तरह का वाइल्ड वेस्ट था, जहां कोई भी जाकर अंधाधुंध मछली पकड़ सकता था या खनन कर सकता था। ये ट्रीटी उसी खुले समुद्र को बचाने के लिए कड़े नियम ला रही है। ये तो बहुत जरूरी था। अब पानी से ही जुड़ी एक और अहम बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन की। हाल ही में इसका COP15 जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में हुआ। और भारत में अब कुल 96 रामसर साइट्स हो गई हैं, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हैं। इनमें से कुछ नई साइट्स के नाम काफी दिलचस्प हैं, जैसे राजस्थान का खीचन वेटलैंड। परीक्षकों को नई साइट से सवाल पूछना बहुत पसंद है। खीचन एक बहुत ही अनोखी जगह है जो डेमोसाइल क्रेन नाम के सुंदर प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो हर सर्दियों में यहाँ हजारों की संख्या में आते हैं। इसके अलावा एक नई वैश्विक मान्यता है जिसे वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन कहते हैं। यह भारत के 2 शहरों को मिली है, राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को। इसका मतलब है कि ये शहर अपने शहरीकरण के बीच भी अपनी झीलों को बेहतरीन तरीके से सहेज कर रखे हुए हैं। बिल्कुल। उदयपुर को तो झीलों का शहर कहते ही हैं और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 रहता है। लेकिन इन अच्छी खबरों के बीच समुद्रों को लेकर कुछ चिंताजनक बातें भी नोट्स में हैं, जैसे कोरल ब्लीचिंग और ओशन डार्कनिंग। ऑस्ट्रेलिया में तो चौथी वैश्विक मास ब्लीचिंग की घटना दर्ज की गई है। ओशन डार्कनिंग का नाम सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर अंधेरा छा रहा है। ये असल में क्या है? आपका सोचना बिल्कुल सही है। समुद्र में सचमुच अंधेरा छा रहा है, और ये सब एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण। जी, तापमान बढ़ रहा है और तटों से प्रदूषण समुद्र में जा रहा है। इस प्रदूषण और गर्मी के कारण समुद्र की ऊपरी सतह पर बहुत ज्यादा काई या एल्गल ब्लूम पैदा हो जाता है। अच्छा। ये काई इतनी घनी होती है कि ये सूरज की रोशनी को गहराई तक जाने से रोक देती है। तो इससे नुकसान क्या है? समुद्र तो वैसे भी गहरा और अंधेरा ही होता है। समुद्र का सबसे ऊपरी हिस्सा जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है उसे फोटिक जोन कहते हैं।
समुद्र का 90% से ज्यादा जीवन इसी हिस्से में पनपता है। क्योंकि यहाँ रोशनी से प्रकाश संश्लेषण होता है। बिल्कुल, ओशन डार्कनिंग की वजह से ये फोटिक जोन सिकुड़ रहा है। जब रोशनी नीचे नहीं जाएगी तो कोरल और छोटे जीव मर जाएंगे, जिससे पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला तबाह हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 21% वैश्विक महासागर इस डार्कनिंग का शिकार हो चुके हैं। ये तो सच में एक भयंकर चेतावनी है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो ऑब्जेक्टिव सवालों में अक्सर पूछ लिया जाता है, शब्दावली। टर्म्स इन न्यूज। पहला शब्द है ब्लू वॉशिंग। हमने ग्रीन वॉशिंग तो बहुत सुना है कि कंपनियां खुद को पर्यावरण हितैषी बताती हैं, लेकिन ब्लू वॉशिंग क्या है? ये भी उसी का एक भाई है, लेकिन इसका दायरा अलग है। ब्लू वॉशिंग का मतलब है जब कंपनियां अपनी नैतिक या सामाजिक जिम्मेदारी का झूठा या बड़ा चढ़ाकर दावा करती हैं। मतलब कोई कंपनी दावा करे कि वो कामगारों को बहुत अच्छी सुविधाएं देती है, लेकिन असल में हालात खराब हों। सही कहा, ये सिर्फ एक अच्छा दिखावा करने की तकनीक है और आजकल परीक्षाओं में इस तरह के बज़वर्ड्स बहुत पूछे जा रहे हैं। समझ गए। और अब एक ऐसी शब्दावली जिसने मेरी उत्सुकता सबसे ज्यादा बढ़ा दी है, फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। क्या हम सच में डोडो या मैमथ जैसे विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस ला रहे हैं? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि यह तकनीक हॉलीवुड की जुरासिक पार्क जैसी नहीं है। कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की कंपनी ने जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके ये काम शुरू किया है। क्रिस्पर का उपयोग करके? जी, लेकिन वे बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल जानवर नहीं होंगे। मतलब वे असली डोडो नहीं होंगे? नहीं, वे एक तरह के इकोलॉजिकल एनालॉग होंगे। आसान भाषा में कहे तो वे उन विलुप्त जानवरों के डुप्लीकेट होंगे। ये कैसे काम करता है? वैज्ञानिकों ने मौजूदा ग्रे वुल्फ के अंदर विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ के जेनेटिक गुण डालकर उन्हें पैदा करने का प्रयोग किया है। डोडो पक्षी के लिए भी ऐसा ही किया जा रहा है। तो वे देखने में और काम करने में पुराने जानवरों जैसे होंगे? ताकि जंगल में वे वही काम कर सकें जो उनके पूर्वज करते थे, जैसे बीजों को फैलाना। इसलिए इसे फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है, क्योंकि हम जानवर का फंक्शन वापस ला रहे हैं, उसकी 100% कार्बन कॉपी नहीं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब हमने 11,000 प्रजातियों की रेड लिस्ट से लेकर चीतों के नए घर तक बहुत कुछ खंगाल लिया है। वन कानूनों के गणित से लेकर महासागरों में छाते अंधेरे और विलुप्त जानवरों को लैब में वापस बनाने वाली तकनीक तक। ये ऑब्जेक्टिव सवालों की कोई साधारण सूची नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप इन चीजों को गहराई से समझते हैं तो परीक्षा में कोई भी सवाल आपको फंसा नहीं सकता। ये सारे तथ्य हमें बता रहे हैं कि हमारी पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र कितनी तेजी से बदल रहा है। इंसान विकास कर रहा है, लेकिन समुद्र का प्रकाश क्षेत्र सिकुड़ रहा है। इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन एक बेहद नाजुक मोड़ पर है। बिल्कुल सही। और जो भी सुनने वाले हमारे इस गहन विश्लेषण से शुरू से जुड़े हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अब उनके पास सबसे सटीक जानकारी है। आपको सिर्फ तथ्य नहीं रटने हैं, उनके पीछे का विज्ञान समझना है। चलते चलते मैं इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने भी फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन के बारे में बात की। जी। अगर ये जीन एडिटिंग तकनीक भविष्य में बहुत आम और सस्ती हो जाती है, तो क्या इससे लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने को लेकर हमारा नजरिया बदल जाएगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हम आज के जानवरों के प्राकृतिक आवास को बचाना छोड़ देंगे, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, अगर ये आज विलुप्त भी हो गए तो भविष्य में हम इनके डीएनए को लैब में फिर से जीवित कर लेंगे? वाकई यह एक ऐसा नैतिक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान तकनीक दे सकता है, लेकिन पृथ्वी को बचाने की असली जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। ये एक ऐसा विचार है जो सच में दिमाग को झकझोर देता है। इसी विचार और इन ढेरों ज्ञानवर्धक तथ्यों के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री से निकले इन तथ्यों ने यकीनन हमारे दृष्टिकोण को और विस्तृत किया है। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।